अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स। और साथ ही साथ तुम लोग वो सब कुछ कर रहे होगे जो मैंने कहा था करने को। अच्छा, बाय द वे, आई जस्ट थॉट टू contribute a bit into your preparation. I was going through some of the important questions for December 2020 attempt, and I just happened to find out a question named as Ali Mag. जब मैंने इसका क्वेश्चन देखा है और इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी है, तो आई जस्ट फाइंड आउट के मतलब आई जस्ट रियलाइज्ड काइंड ऑफ कि इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद से नहीं करवाया हुआ। तो I just thought to give you an insight upon a question which is something like this. तो let's solve this one so that इस तरह की कोई चीज अगर तुम्हारे लिए पेपर में आए तो that should not be an alien for you. So ये इसको हम डिस्कस करते हैं। And by the way, this is my first video for F6 candidates on YouTube. And I would try कि मेरे पास जितना भी स्पेयर टाइम निकले और मुझे इस तरह के कोई क्वेश्चंस मिले तो I will keep on posting such videos till the exam day. Albatta, Abhi, right now, what I want you to do is, okay, after listening to this, after hearing, listening, and understanding this question, you can also tell me that what other type of questions you want me to discuss. If there are any problems in certain areas, I can make a short video of like 5, 20, 10, 20, 30 minutes for you guys till exams. And do let me know in the comments कि आपको मैं यही वाली सारी वीडियोस और ये सारी अंडरस्टैंडिंग में आपकी और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, हाउ better I can help you. I and Scans both can help you in going through the attempt in December 2020, because both my organization Scans and I am very much concerned about those students who are appearing in December, because you have, most of you have been deferring your attempt since June. June से September, September से December. We really want you to get through, and we are there standing with you if you have any problems. By the way, let's start with with this Ali Mag वाला question. By the way, बड़ा मजेदार question है जी. I just thought कि आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ा सरप्राइज ना बन जाए, तो I just thought to record it. ले जी, calculate overall savings. ले जनाब, क्या है मेन काम आपका? Calculate overall savings of tax and NIC for the tax year 1920 if the revised basis of a profit extraction is used instead of the original basis of profit extraction. ऑल राइट, ये क्या हो रहा है? ऐसी तो रिक्वायरमेंट कभी नहीं देखी पहले हमने। चले कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट फोकस अपॉन क्या कहना चाह रहा है लड़का आपको। अगर आप गौर करें तो वो कह रहा है क्या कैलकुलेट करें? ओवरऑल सेविंग ऑफ टैक्सेस एंड एनआईसी। तो कीप इन माइंड दो चीजों की हमने सेविंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है? इनकम टैक्स और एनआईसी की सेविंग। अब देखो ना, सेविंग ऐसे थोड़ी हो जाती है, सेविंग होने की कोई ना कोई रीजन होती है, ठीक है? आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ, चले खैर। अच्छा, सेविंग होने की कोई ना कोई रीजन होती है। अच्छा, यहां पर सेविंग क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द रिवाइज्ड बेसिस ऑफ प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन। जो रिवाइज बेसिस ऑफ प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन है, उसकी वजह से टैक्स सेविंग्स क्यों होगी? तो व्हाट माइट पॉसिबली बी हैपनिंग इन द क्वेश्चन? अभी कोई बंदा अपनी कंपनी से जो पैसे ले रहा होगा, वो सैलरी ले रहा होगा, साथ डिविडेंड ले रहा होगा, और उसको वो करेगा चेंज इन द क्वेश्चन, उसको वो करेगा चेंज। जब वो चेंज करेगा तो चेंज करने की वजह से टैक्स में कितनी कमी या ज्यादती हुई है, तो ये बड़ा आसान काम होता है ना। आप लोग क्या करना, जिस जिस तरह से अभी वो जितनी सैलरी या जितना डिविडेंड अपनी कंपनी से एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, आप अभी उसके ऊपर टैक्स निकाल लेना, और फिर जो रिवाइज्ड प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन अरेंजमेंट्स वो आपको दे, उस रिवाइज के ऊपर दोबारा कैलकुलेशन कर लेना। अब आपके पास दो टैक्स होंगे, एक जिस तरह से वो पुराने तरीके से अपनी कंपनी से सैलरी और डिविडेंड लेता था, एक जिस तरह से वो नए तरीके से अपनी कंपनी से सैलरी और डिविडेंड लेगा। अब जाहिर है दोनों केसेस में सैलरी और डिविडेंड की अमाउंट में शायद फर्क होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टैक्स की अमाउंट में भी फर्क आ जाएगा, और जितना फर्क आएगा दैट इज बेसिकली द टैक्स सेविंग्स और टैक्स कॉस्ट। अब उसने क्यों कहा है टैक्स सेविंग्स? तो मेरे ख्याल में अल्टरनेटिव वे जो है वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। बाय द वे, नीचे तीन नोट्स हैं। You are expected to calculate income tax payable by Gamila and Magnus
The class 1 NIC payable by Gamela and Magnus and Alimag Limited and corporation tax liability of Alimag Limited for year ending 5th April 2020. So as I said earlier कि पहले यही अलीमैग लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है। ठहरे जरा, मैं थोड़ा सा आपके ज़हन में एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ऑल राइट, देखिए, देयर इज दिस कंपनी अली मैग लिमिटेड, पार्डन माय राइटिंग, और हमारे पास दो लोग हैं जी, गैमला एंड मैग्नस, ठीक है। दोनों के बारे में वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये करना है कि गैमला एंड मैग्नस का आपने क्या निकालना है, इनकम टैक्स एंड एनआईसी, और अली मैग ज़ाहिर है कंपनी है तो इसका क्या निकालेंगे आप, कॉर्पोरेशन टैक्स। बट वो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो इट सीम्स टू बी जैसे कि पता नहीं क्या ही पूछी जा रहा है हमारे से। अगर आप गौर करें तो क्या पूछी जा रहा है, अगर यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल बाय गैमला एंड मैग्नस, जो मालिक है कंपनी के, एन एनआईसी, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। गैमला एंड मैग्नस की इनकम टैक्स और एनआईसी कैलकुलेट कर दें, एंड बाय गैमला मैग्नस एंड अली मैग एंड कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अली मैग लिमिटेड, और अली मैग लिमिटेड के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन आपको पता है ना, अली मैग लिमिटेड को एक चीज और देनी पड़ेगी, वो होगी एनआईसी सेकेंडरी एंड एनआईसी ए। ये भी अली मैग लिमिटेड को देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अली मैग लिमिटेड अगर गैमला और मैगन इसके शेयर होल्डर हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय भी हैं, तो इन दैट केस फिर इनकी एनआईसीज भी देनी पड़ेंगी अली मैग लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लें जी, एक दफा जरा आप साथ बाकी के नोट्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके आंसर को भी ट्राई करते हैं डिस्कस करने का। अली मैग लिमिटेड इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनआईसी एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अली मैग लिमिटेड जो कंपनी है, आप उसमें से उसकी सेकेंडरी एनएमए से में 3000 एंड पर माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस वन। You should assume that rate of corporation tax remains unchanged. We always assume that 19%, 19% and 19%. All right. Let's start reading the question. You should assume that today's date is 15th of March 19. You are a trainee chartered certified accountant. थोड़ा सा enjoy कर लें. Dealing with tax affairs of Gamela, who is managing director and currently 100% shareholder of holder in Ali Mag Limited. That's good. So right now जी गैमला अकेली है सीन में। वो जो दूसरा लड़का था मैग्नस, उसका क्या सीन है, अभी देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल ये हमें पता लगा गैमला इज द सोल शेयर होल्डर ऑफ अलीमैग लिमिटेड। फॉर ईयर एंडिंग 5th of April 2020, अलीमैग लिमिटेड taxable total profits TTP before taking account of directors remuneration are forecast to be 1,80,000। सो ये टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट है, लेकिन इसमें अभी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो है वो अकाउंट फॉर नहीं हुई हुई। तो वो क्योंकि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टर सैलरी, और डायरेक्टर सैलरी इज एम्प्लॉय सैलरी, और एम्प्लॉय सैलरी एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर सकती है, नो प्रॉब्लम। Gamla originally intended to withdraw 1,25,000 of the profits as director's remuneration। तो गैमला का मूड ये है कि वो 1,80,000 में से 1,25,000 पाउंड ड्रॉ किया करे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। You have calculated this, you have calculated that this approach would result in following tax liabilities। लें जनाब, आधा काम तो एग्जामिनर ने कर दिया आपका। तो कहती थी फर्स्ट अप्रोच में उसकी अप्रोच ये है कि वो कहती है 180 के टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे, जिसमें से 125,000 के टैक्सेबल प्रॉफिट्स वो ड्रॉ करेगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अब जब वो सैलरी ड्रॉ करेगी तो जाहिर है जी उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कितना, वो कहता है वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। कितनी एनआईसी प्राइमरी देनी पड़ेगी वो भी कैलकुलेट कर दी है। अली मैग लिमिटेड को कितना कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा ये भी कैलकुलेट कर दिया है। और क्योंकि अली मैग लिमिटेड गैमिला को सैलरी देगा, गैमिला को सैलरी देना इज अ टैक्सेबल कैश बेनिफिट, जिसके ऊपर गैमिला तो देगी क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी, लेकिन अली मैग लिमिटेड क्या देगा बेटा, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। वो उन्होंने कैलकुलेट कर दी। और आपको ऐसे कह लें कि फर्स्ट केस में जिसमें कितना टैक्सेस आने थे दोनों पार्टीज के, वो उसने सारे के सारे कैलकुलेट कर दिए। अलबत्ता जैसा कि उसने हमें रिक्वायरमेंट में कहा था कि रिवाइज्ड बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट, अब रिवाइज्ड बेसिस में मेरे ख्याल में जितना भी टैक्स वैक्स कैलकुलेट करना है वो मेरे बच्चों आप खुद कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी क्या है।
After meeting with Gamila, a more beneficial approach to withdrawing 125,000, more beneficial approach, good, 125,000 of profit from Alimag Limited has been agreed for the tax year 1920. Okay, what's that? Gamla will withdraw gross director's remuneration of just 25,000. अब 1,25,000 निकालने के लिए वो कह रही है कि मैं सैलरी की फॉर्म में कितने पैसे लूंगी? 25,000. Gamila's husband, Magnus, will become 25% shareholder in Alimag Limited. आहा, पहले वो अकेली शेयर होल्डर थी, अब 25% शेयर होल्डर उसका हस्बैंड भी है जी इस कंपनी में. Alimag Limited will then pay dividends of 75,000 to Gamila and 25,000 to Magnus. Neither Gamila nor Magnus will have any other income for the tax year 1920. Okay. अब मेरे बच्चों, मेरे ख्याल में इसका आंसर कैसे जनरेट करना है, जरा इसके ऊपर अगर हम आए तो देखिए, अभी राइट नाउ हमें ये पता है कि जब, एक सेकंड ठहरे, पहले क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि जब मैग्नस इस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है वो ये है कि 125,000 की जैसे ही वो सैलरी लेती है, ठीक है, तो 125,000 की सैलरी लेने की वजह से बहुत ज्यादा नॉन सेविंग इनकम जनरेट होती है, और आपको पता ना नॉन सेविंग इनकम के रेट भी बहुत ज्यादा है, और जब आप 125,000 की सैलरी लेते हैं तो आपको बहुत सारी एनआईसी देनी पड़ती है. एज कंपेयर टू दैट, आप 125,000 की सैलरी के बजाय सिर्फ 25,000 की सैलरी लेंगे तो आपकी नॉन सेविंग काफी कम हो जाएगी और आपको एनआईसी भी कम देनी पड़ेगी. बाकी की अमाउंट आप ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. अब जब आप डिविडेंड्स के फॉर्म में पैसे लेते हैं तो 2,000 तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाता है, और जब आप कुछ डिविडेंड खुद ले लेते हैं और कुछ डिविडेंड अपने हस्बैंड को दिलवा देते हैं जो और कुछ नहीं कमा रहा, तो फिर और भी फायदा हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड का पर्सनल अलाउंस भी इस्तेमाल हो सकता है और उसका 2,000 का निल रेट बैंड भी इस्तेमाल हो सकता है. अब अगर मैं कहूं कि इसका आंसर कैसे जनरेट करना है, तो आपको एक दफा फिर से टैक्सेस निकाल लें. आपको ये देखना है कि गैमला एंड मैग्नस के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए. तो आई थिंक गैमला और मैग्नस के लिए आपको पहले देखना चाहिए कि गैमला को कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर वो 25,000 लेती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और फिर डिविडेंड की फॉर्म में वो लेती है 75,000. और फिर उसके बाद हमें देखना है कि गैमला को कितनी एनआईसी देनी पड़ेगी. जाहिर देनी पड़ेगी, सैलरी तो वो ले रही है तो एनआईसी देनी पड़ेगी. हाँ, डिविडेंड के ऊपर आप उसे एनआईसी नहीं देनी, तो एनआईसी भी उसे यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा आप लोगों को. और फिर इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैग्नस भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मैग्नस ने 25,000 के डिविडेंड्स तो ड्रॉ किए हैं ना जी, क्या कहते हैं आप? ठीक है, तो ये भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? अच्छा, अलीमैग लिमिटेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलीमैग लिमिटेड के लिए हमें देखना चाहिए कि 180,000 का तो उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट था, ठीक है. हमें सबसे पहले तो अलीमैग लिमिटेड के जो प्रॉफिट्स हैं उनको रीडू करना चाहिए, क्योंकि पहले क्योंकि 180,000 जो है वो उन्होंने डायरेक्टर सैलरी से पहले के दिए हुए, तो डायरेक्टर सैलरी उसमें से माइनस करें, फिर उस डायरेक्टर सैलरी के अंदर से मतलब रिवाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो आपको दो चीजें चाहिए होंगी. एक तो कितनी सैलरी इंप्लॉय को दी है और उस सैलरी की कितनी सेकेंडरी एनआईसी दी है, वो दोनों भी लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल टीए टीपी आ जाएंगे. चलें जी, लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद दिस क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव टू परफॉर्म. ले जी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा गैमिलिया को? Well, for that I am gonna prepare two column, non savings and dividends, and then total, right? Because other than this उसके पास कोई और इनकम है नहीं. सैलरी बोले तो एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो जी हमने कहा 25,000 है इसकी, और डिविडेंड जो वो लेगी अली मैग लिमिटेड से, वो जी डिविडेंड्स भी उन्होंने हमें बताए हैं कितने हैं, 75,000. ऑलराइट, लेस कर लेते हैं जी इसमें से हम पर्सनल अलाउंस ऑफ 12,500 एंड यहाँ पे टोटल भी कर लें जरा. और टोटल में से भी हम 12,500 लेस कर देते हैं एंड वी विल बी लेफ्ट विद टैक्सेबल इनकम्स ऑफ कितनी कितनी. नहीं जी, 25,000 माइनस 12,500
75,000 as it is आ जाएगा, and over here we'll say this plus this minus this. क्या हो गया मेरा भाई, this plus, ओह अच्छा सॉरी भाई, हाथ भी तो मोटे मोटे ना तुम्हारे भाई के, समझा करो जरा। ओके देयर वी गो, 87,500। ले जी, अब इस पे अगर हम टैक्स लगाएं तो पहले 12,500 वुड बी टैक्स्ड एट बेसिक रेट which is 20%, happens to be कितना बेटा, इतना 2,500। फिर जी डिविडेंड की बारी आ गई। डिविडेंड अगर हम टैक्स करना चाहें तो उससे पहले मेरे ख्याल में इसके बेसिक रेट बैंड का हालचाल पूछ लेना चाहिए। नहीं जी, बेसिक रेट बैंड यू गाइस नो हैपेंस टू बी 37,500, जिसमें से नॉन सेविंग्स ने यूज कर लिया है 12,500 का। तो अभी हमारे पास बाकी कितना पड़ा हुआ है जी, बाकी पड़ा हुआ है हमारे पास 25,000 का। 25,000 में से जी पहले मैं डिविडेंड का 75,000 है जी मेरे पास टोटल, ठीक है। तो 75 में से 2,000 तो मौजे है ना अपनी 0%। ओहो 0%, ठीक है। साथ ही आप कहेंगे डिविडेंड का निल रेट बैंड जो है वो खा गया, और हमारा बेसिक रेट बैंड 2,000 का, और बाकी रह गया आपके पास 23,000 का। लें जी 23,000 at the rate of 7.5%, which happens to be 1725। और फिर अब जो आपके पास बाकी के डिविडेंड बच गए, डिविडेंड थे ना हमारे पास 75, उसमें से हमने 2 और 23 पे टैक्स दे दिया 50,000 के ऊपर। वी हैव टू पे 32.5% ऑफ द टैक्स, which will be इतना 16,250। And in this case, what is the total tax liability? Well, that happens to be this happens to be sum of all of this. There we go. नहीं जी, इतनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। और क्या ढूंढना था जी इसका साथ, हमने एनआईसी प्राइमरी भी ढूंढी थी, वो भी अभी ढूंढ लेते हैं। नहीं जी, क्योंकि जो इसको एनआई 25,000 पाउंड सैलरी मिल रही है, दैट इज सर्टनली अ टैक्सेबल कैश बेनिफिट। और उसमें आप कहेंगे कि 25,000 में से पहले 8632 फर्स्ट 8632 निकाल देते हैं जी हम। और ये जो बाकी अमाउंट बची है हमारे पास इसके ऊपर इसको 12% सेकंड प्राइमरी एनआईसी भी पे करनी पड़ेगी। नहीं जी, गैमला एंड मैग्नस में से हमें दो चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली, एक इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ गैमला और एक एनआईसी प्राइमरी पेएबल बाय गैमला। पीछे रह गया भाई इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैग्नस। ओके, लेट्स डू दैट एज वेल। ले जी, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैग्नस। नाउ दैट्स इजी, क्योंकि मैग्नस की डिविडेंड इनकम के अलावा और कोई इनकम है ही नहीं, राइट। तो लें जी, फिर मैग्नस के डिविडेंड्स हैं हमारे पास कितने, 25,000। और डिविडेंड के अलावा उसने कुछ नहीं कमाया, तो मैं इसी में से लेस करूंगा पर्सनल अलाउंस ऑफ 12,500 and will be left with taxable incomes of Magnus, which happens to be 12,500 as well, out of which 2,000 would not attract any taxes because of the nil rate band, and the remaining 10,500 would be taxed at 7.5% because of the availability of basic rate band, whole of the basic rate band. Okay, there we go. ले जी, इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपको ये पता लग चुका हुआ है कि कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है गैमला की। वेल दैट हैपेंस टू बी 20475। कितनी एनआईसी देनी पड़ेगी गैमला को वो भी हमें पता लगी हुई है, वो है 196416। और कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है मैग्नस की वो भी हमें पता लगी हुई है, व्हिच हैपेंस टू बी 787.5। ले जनाब, ये सब कुछ आ गया, इतना इतना देना पड़ेगा गैमला और मैग्नस को। जरा अली मैग लिमिटेड की बात करते हैं। सबसे पहले तो अली मैग लिमिटेड का रिवाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आए जी जरा वर्किंग्स करते हैं। ले जी, सबसे पहले तो अली मैग लिमिटेड का एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स बिफोर डायरेक्टर्स remuneration. Okay, well, that happened to be 1,80,000.
अब इसमें से मुझे दो चीजें लेस करनी है। एक तो लेस करनी है डायरेक्टर्स, स्पेलिंग अपने अपने, डायरेक्टर्स सैलरी या रेम्यूनरेशन, और एक मुझे उसमें से लेस करनी है एनआईसी एम्प्लॉयर, या जिसे आप कहते हैं एनआईसी एम्प्लॉयर सेकेंडरी, राइट। तो क्योंकि ये दोनों चीजें मैं लेस करूंगा तो मेरे पास आएगी ना फाइनल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इसके लिए फिर मुझे ये भी करना चाहिए कि मुझे पहले ये देख लेना चाहिए कि सैलरी कितनी। तो इस केस में हमने कहा था ना, पहले तो 125 सैलरी ले रही थी, लेकिन रिवाइज अरेंजमेंट्स में जैसे हमने 25 सैलरी रखी है, 25,000 तो हमने दे दी सैलरी, और इस 25,000 पे एनआईसी कितनी दी होगी? वेल दैट्स वेरी इजी, आई एम गोना डू इट ओवर हियर। 25,000 minus 8632, whatever comes, into 13.8%, just like that. There we go. सही है। ये आ गया जी हमारे पास रिवाइज टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। कितने आ गए जी? 1,80,000 माइनस दिस अमाउंट एंड माइनस दिस अमाउंट। देयर वी गो। और इसके ऊपर कितना कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा? वेल, कॉर्पोरेशन टैक्स विल बी at the rate of 19%, right? Which will be this multiplied by this 29020, 29020, और 0.8 कर लें, चले मेरी तरफ से। ले जनाब, अब अगर हम देखें तो रिवाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी हैं हमारे पास, which are 152741। खैर ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिवाइज्ड कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी है जी अपने पास। कितना? 29 दिस, और हमें चाहिए एनआईसी, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 2258। अब अगर आप गौर करें तो इस केस में टोटल टैक्स कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी? इस केस में आपको टोटल टैक्स कॉस्ट जो अब मेरा बेटा पड़ेगी, एक सेकेंड ठहरे, मैं जरा थोड़ी सी, ओके, वो मेरा बेटा इतनी कितनी होगी? वो होगी इतनी, ये देखिए, देयर वी गो, 54,6.3। अच्छा, मैं यूं करता हूं, इसको कर लेता हूं कॉपी, और मैं जरा खुले में ले आता हूं। ये जी टोटल टैक्स कॉस्ट है हमारी, ये क्या हो रहा है? अच्छा, देयर वी गो, सॉरी। ओके, टोटल टैक्स कॉस्ट, इसको मैं यूं करता हूं, टोटल टैक्स कॉस्ट विद रिवाइज्ड अरेंजमेंट्स, राइट। ये रिवाइज्ड अरेंजमेंट्स के साथ है, और कितनी थी टोटल टैक्स कॉस्ट ओरिजिनल? वो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। लेट मी सी फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हिच वाज 72,442, 72,442, 72,442, and the tax savings we are having over here is itni. There we go. ये भाई कर गया जल्दी, this minus this. There we go. There is a tax saving of 17935. So that's why जी इनको कर लेना चाहिए. The alternative treatment is better. And I hope you got the question perfectly. And कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें आप लोगों को। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो सब्सक्राइब किए बगैर ये वीडियो देखेगा भाई, उसे कभी माफ नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।